नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद उपन्यासों में वर्णित विभिन्न समस्याएं में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम प्रेमचंद के उपन्यासों में किस प्रकार की समस्याएं वर्णित हैं, उन्हें विस्तार से जानेंगे, जिनमें औद्योगिक समस्या, सांप्रदायिक समस्या, शिक्षा की समस्या, वैश्या जीवन की समस्याएं, वैवाहिक जीवन की समस्याएं और दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से आर्थिक स्थिति जीवन में संबंधों को विषाक्त कर देती है, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। रंगभूमि उपन्यास में उद्योगपति जॉन सेवक और गोदान उपन्यास के मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना क्रमशः तंबाकू और शक्कर की मिल खोलना चाहते हैं। उपन्यासकार ने इन दोनों ही उपन्यासों में उद्योगपतियों की नीतियों को, नैतिकता को और औद्योगिकीकरण के दुष्परिणामों को अपने पाठकों के साथ साझा किया है। पूंजीपति बड़े बड़े कारखाने खोल रहे थे और इससे उनकी संपत्ति एक तरफ सुरक्षित हो रही थी, दूसरी तरफ आधुनिक संसाधनों के कारण मजदूरों का निरंतर शोषण किया जा रहा था। औद्योगिकीकरण के पीछे इन पूंजीपति लोगों का केवल एक ही दृष्टिकोण था कि वो किस प्रकार से अधिक लाभ कमा सकें। मजदूरों का क्या होगा, इस विषय में इनके अंदर कोई भी संवेदना शेष नहीं थी। पूंजीपति वर्ग अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए मनचाहे कानून बना रहा था। बड़े बड़े उद्योगपति सरकार में काम करने वाले लोगों को अपने पैसे के बल पर खरीद लेते हैं। सारे नियम कायदे एक तरफ रह जाते हैं और खेतों में गेहूं के स्थान पर तंबाकू उगने लगता है। रंगभूमि उपन्यास में जॉन सेवक तंबाकू का कारखाना खोलना चाहता है। वो जानता है कि तंबाकू मादक पदार्थ है और इसका सेवन करना हानिकारक है, पर फिर भी अपने लाभ के कारण वो इस प्रकार का काम करना चाहता है। वो कहता है, मेरा इरादा है म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहाँ एक शराब और ताड़ी के दुकान खुलवा दूं। तब आसपास के चमार यहाँ रोज आएंगे और आपको उनसे मेल जोल पैदा करने का अवसर मिलेगा। ये किस प्रकार का उद्योग है, ये किस प्रकार का काम है, जहां आप एक व्यक्ति अपने लाभ की बात सोच रहा है और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेमचंद इसका विरोध करते हैं। अन्यत्र जब जॉन सेवक को ये लगता है कि उसके द्वारा इस प्रकार का आचरण करने पर जनता हो सकता है कि उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे, तो वो ढोंग करने लगता है। वो कहता है, हमारी जाति का उद्धार कला, कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। वो आगे कहता है, जितना एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना
ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। प्रकारांतर से वो गरीबों की बात करता है, वो मजदूरों की बात करता है कि मैं अपने कारखाने में इन लोगों को काम दूंगा जिससे इनका परिवार आसानी से अपना भरण पोषण कर सके। पर हम सब देख रहे हैं कि इसके पीछे उसकी मनोवृत्ति केवल इतनी है कि वो किस तरह से अधिक धनालाभ कर सके। प्रेमचंद ने इस पूंजीवादी औद्योगिक प्रकृति का अपने उपन्यास में खुलकर विरोध किया है। इससे मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा था। उपन्यास में आधुनिक औद्योगिक वर्ग की मनोवृत्ति को लेखक ने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। प्रभु सेवक व्यवसाय नहीं करना चाहता, वो धन कमाना चाहता है। इसलिए उसकी दृष्टि में व्यवसाय वही है जो धनालाभ कर सके। वो मानता है कि व्यवसाय कुछ भी नहीं है अगर नर हत्या नहीं है। आदि से अंत तक मनुष्य को पशु समझना और जिस प्रकार से हम एक पशु को खरीद कर लाते हैं खेतों को जोतने के लिए और हमें लगता है कि अधिक से अधिक उससे परिश्रम कराया जाए, अधिक से अधिक उससे लाभ लिया जाए, उसी तरह से मनुष्य को पशुवत उसके साथ व्यवहार करना इन उद्योगपतियों का मूल सिद्धांत है। जो ये नहीं कर सकता, प्रभु सेवक को लगता है वो सफल व्यवसायी अपने जीवन में कभी नहीं बन सकता। कुंवर साहब तंबाकू को मादक पदार्थ कहते हैं, उससे बचने की बात कहते हैं और इस बात को सुनकर जॉन सेवक अपने तर्कों के माध्यम से उन्हें परास्त कर देता है। वे उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भारत में विदेश से करोड़ों रुपया सिगरेट का व्यवसाय करने के लिए आता है, इसलिए अच्छा होगा यदि हम तंबाकू की खेती अपने ही भारत में करें। ऐसा करने से हमें वहां विदेशों से सिगरेट नहीं मंगानी पड़ेगी, सिगरेट के लिए तंबाकू नहीं लेना पड़ेगा, हमारा पैसा यहीं रह जाएगा और हम इस प्रकार से अपने भारत की उन्नति कर लेंगे। प्रेमचंद ने इस पूरे के पूरे प्रसंग के माध्यम से पूंजीपतियों की मनोवृत्ति को रेखांकित किया है। जॉन सेवक कहता है, यह व्यापार राज्य का युग है। यूरोप के बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य पूंजीपतियों के इशारों पर बनते बिगड़ते हैं। किसी गवर्नमेंट का साहस नहीं कि उनकी इच्छा का विरोध करे। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं वह नरम चारा नहीं हूं जिसे क्लार्क और महेंद्र खा जाएंगे। गोदान उपन्यास में बैंक मैनेजर मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसी मनोवृत्ति के हैं। वे अपना काम निकालने के लिए रिश्वत लेते भी हैं और रिश्वत देते भी हैं। रिश्वत लेना और देना उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उन्हें लगता है ये तो गिव एंड टेक का मामला है। अगर हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है तो इसमें बुरा क्या है। रंगभूमि उपन्यास में किसानों की जमीन छीन ली जाती है, उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं विकास के नाम पर। किसी को भी ये फिक्र नहीं है कि ऐसे में किसान अपना जीवन यापन कैसे करेगा। प्रेमाश्रम उपन्यास में भी औद्योगिकीकरण की चर्चा हुई है, जहां
एक कंपनी का एजेंट राय साहब से अपनी बात मनवाने के लिए बदले में उन्हें हिस्सा देने का अनुरोध करता है। प्रेमचंद ये चाहते थे कि भारत में हर घर में घरेलू उद्योग लगे, उनका विकास हो, जिससे देश और देशवासी दोनों का लाभ हो सके। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद औद्योगिकीकरण के विरोध में खड़े हमें दिखाई देते हैं। हाँ, वो लघु उद्योगों का अपने उपन्यासों, अपनी लेखनी के माध्यम से उसे अपनी सहमति देते हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में सांप्रदायिक समस्या को भी उठाया है। उन्होंने ये बताया कि भारत में अनेक धर्म को मानने वाले लोग एक साथ सद्भाव से रहते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत की जड़ों को में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपनाया। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य उत्पन्न करके उन्होंने एक मिली जुली सांझी संस्कृति को धर्म और निजी स्वार्थों में विभाजित कर दिया। जहां उन्हें मौका मिला, उन्होंने इस प्रकार का खेल रच दिया कि ये दोनों संस्कृतियां जहां भाई भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में रह रही थीं, वहां उनके बीच एक दीवार खड़ी हो गई। वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए और इस प्रकार से इनके बीच में एक वैमनस्य की रेखा खींचकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने लगी। प्रेमचंद ने कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन उपन्यासों में हिंदू मुस्लिम समस्या को, किन कारणों से इन दोनों धर्मों के बीच में झगड़े उत्पन्न होते हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान निकाला जा सकता है, इन बातों पर गहराई से सोचने का अपनी जनता को प्रेरित किया। कायाकल्प उपन्यास में उन्होंने गाय की कुर्बानी को अपना मुख्य विषय बनाया है। उपन्यासकार ने बताया कि धर्म और मजहब के नाम पर किस तरह से राजनेता भावनाओं को उत्तेजित करके जनता को हिंसक बना देते हैं। ख्वाजा महमूद हिंदू मुसलमान सेवा समिति के सदस्य थे, किंतु मौलवी दीन मोहम्मद साहब की बातों से इस प्रकार से उत्तेजित हो जाते हैं कि कुर्बानी के लिए नेतृत्व करने लगते हैं। वे यशोदा नंदन के समझाने पर भी मानते नहीं। गौ हत्या के साथ दंगे भड़कने से मनुष्य हत्या होने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही थी। यशोदानंदन ख्वाजा मोहम्मद के इस बदलाव पर कहते हैं, अगर मोहम्मद में सचमुच यह काया पलट हो गई है तो यही कहूंगा कि धर्म से ज्यादा द्वेष पैदा करने वाली वस्तु संसार में नहीं है। धर्म अगर हमें आपस में मारता है, हमारे अंदर वैमनस्य उत्पन्न करता है, द्वेष उत्पन्न करता है, तो वो धर्म कैसा? धर्म तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना सिखाता है, एक दूसरे के साथ भाईचारे की बात करता है, प्रेम की बात करता है, त्याग की बात करता है। और यही बात प्रेमचंद ने भी अपने उपन्यासों में रेखांकित की है। प्रेमचंद का दृढ़ विश्वास था कि यदि हम आपस में एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देंगे, उन्हें सम्मान देंगे,
तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं, जो हम संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर उकसा देते हैं और जो कालांतर में एक भीषण रूप धारण कर लेते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर हम ये मानने लगें कि एक धर्म में इस प्रकार की बातों को मान्यता मिली है, हम उसका भी आदर करें और दूसरे धर्म की धारणाओं को भी हम अंगीकार करें, तो हमारे बीच में किसी भी प्रकार का वैमनस्य, किसी भी प्रकार का झगड़ा, किसी भी प्रकार का मनमुटाव उत्पन्न ही नहीं होगा। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में उस संस्कृति का हवाला दिया है जहां पर हम अपने मुस्लिम भाइयों के घरों में जाकर सेवैयां चाव से खाते हैं और वो हमारे यहाँ आकर दिवाली मनाते हैं। हम उस साझा संस्कृति में रहने के आदी हैं। ये केवल धार्मिक मतभेद उत्पन्न करके एक राजनीतिक उसको लोग उसे अपनी वोट बैंक का एक तरीका अपना लेते हैं उससे, जिसे हमें बचना चाहिए। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में शिक्षा की समस्या को भी उठाया है। प्रेमचंद का अपना बचपन निर्धनता में व्यतीत हुआ था। उन्हें रात में एक टाट बिछाकर कुप्पी के सामने पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसलिए प्रेमचंद शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। वे मानते थे कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा, क्योंकि शिक्षा न केवल हमें हमारे अधिकारों के प्रति सचेत करती है, हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराती है। शिक्षा के माध्यम से ही हमारे जीवन में उच्चादर्शों की स्थापना होती है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों कायाकल्प, प्रेमाश्रम, वरदान, कर्मभूमि और रंगभूमि में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, अध्यापकों की क्या मनोवृत्ति हो गई है, छात्र किस मनोवृत्ति से शिक्षा ग्रहण करते हैं, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का हमारे युवकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि विषयों पर गंभीरता से अपने विचार लिपिबद्ध किए हैं। कर्मभूमि उपन्यास में लेखक ने अमरकांत के माध्यम से गुरुकुल के उन अध्यापकों की प्रशंसा की है जो झोपड़ी में रहते हुए भी स्वार्थहीन सादा जीवन जीते हुए मोह लोभ से दूर रहकर निष्काम सेवा भाव के उपासक थे, जो अब सच्चे अर्थों में अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। प्रेमचंद तत्कालीन शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार जिन लोगों के पास जितनी बड़ी डिग्रियां हैं, वो व्यक्ति उतना ही अधिक स्वार्थी है। कर्मभूमि उपन्यास में उन्होंने लिखा भी है, जिसके पास जितनी भी बड़ी डिग्री है उसका स्वार्थ भी उतना ही बड़ा हुआ है। मानो लोभ और स्वार्थ ही विद्वत्ता का लक्षण है। गरीबों को रोटियां मयस्सर ना हो, कपड़ों को तरसते हों, पर हमारे शिक्षक भाइयों को मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरों की एक पलटन चाहिए। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन से शिक्षक हैं जो शिक्षा देने में विश्वास नहीं करते, जो शिक्षा को कमाई का साधन मानते हैं? प्रेमचंद ने ऐसे विद्यालयों की, ऐसे महाविद्यालयों की, ऐसे शिक्षकों की घोर निंदा की है। उनके अनुसार अब विद्यालय महाविद्यालय में शिक्षा का दायित्व छात्रों को
पेट भरने योग्य बनाना है, उनको शिक्षित करना नहीं है। और ऐसा करते समय हम ये बात भूल गए हैं कि एक अशिक्षित मजदूर, एक रिक्शे वाला भी जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट भर लेता है। उसके लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। वस्तुतः शिक्षा हमारे संकुचित विचारों को दूर करने में सहायक होती है, हमें व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। प्रेमचंद का मानना है कि जैसे हर चीज को बनाने के लिए कारखाने लगाए जाते हैं, आपको साबुन चाहिए, साबुन का कारखाना बन जाता है, आपको वस्त्र चाहिए, वस्त्र के कारखाने हैं, आपको कोई और चीज चाहिए, उसके लिए कारखाने बन जाते हैं। उसी तरह से आज शिक्षा देने के लिए जो विद्यालय, विद्या का आलय, जिसे हम मंदिर की तरह पूजते थे, वो अब कारखानों का रूप ले लिया है उन्होंने। वहां पर छोटे छोटे छात्र जो कुछ सीखने के लिए आते हैं, उन्हें वो सिखाया जाता है जिससे उन्हें आगे जाकर रोजी रोटी कमानी पड़े। उन्हें केवल उतना ही बताया जाता है, वो कैसे अच्छे नागरिक बने, वो कैसे अच्छे व्यक्ति बने, कैसे अच्छे बेटे बने, इस बात की उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती। प्रेमचंद ने कायाकल्प उपन्यास में लिखा है, जैसे और भी चीजें बनाने के कारखाने खुल गए हैं, इस तरह विद्वानों के कारखाने हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। प्रेमचंद के अनुसार आज के नवयुवक शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने के साधन के रूप में ग्रहण करते हैं। वे शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। उनके माध्यम से वे केवल सरकारी पद पाकर ऐश्वर्य विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कर्मभूमि उपन्यास का सलीम भी यही चाहता है कि जैसे तैसे शिक्षा ग्रहण करके वो सरकारी नौकरी पाले। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो उसका पूरा जीवन आराम से कटेगा। वह एमए करने के उपरांत सरकारी पद पाकर चैन से जीवन जीना चाहता है। अमरकांत की तरह समाज सेवा करना या राष्ट्रीय आंदोलन करने में उसे कोई रुचि नहीं है। प्रेमचंद ने शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट किया है और उन्होंने लिखा है, जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर ये डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। अगर हमें सेवा भाव ही नहीं आया, त्याग की भावना ही नहीं आई, हमारे अंदर संवेदनशीलता ही उत्पन्न नहीं हुई, तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने का कोई भी अर्थ प्रेमचंद व्यर्थ समझते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की प्रेमचंद ने आलोचना की है। प्रेमचंद क्योंकि शिक्षा के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव करना अनुचित है। सबको, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने ही चाहिए। उनके अनुसार उचित शिक्षा ना मिलने के कारण हमारे समाज के नवयुवकों का चरित्र खराब हो रहा है।
आज शिक्षा व्यापार का रूप धारण कर रही है और इसलिए शिक्षा पर कुछ ही लोगों का अधिकार रह गया है। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है। कर्मभूमि उपन्यास का प्रारंभ भी आधुनिक शिक्षा पर व्यंग करने के साथ हुआ है। स्कूल कॉलेजों में एक निश्चित तारीख पर सभी विद्यार्थियों को फीस जमा करानी पड़ती है। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता है और एक निश्चित तिथि के उपरांत फीस दुगनी भी कर दी जाती है और कभी-कभी बच्चों का नाम संस्थान से काट दिया जाता है। प्रेमचंद ऐसी शिक्षा का विरोध करते हैं। शिक्षा कैसी हो, शिक्षा पद्धति कैसी हो, इसकी झलक उन्होंने कर्मभूमि उपन्यास में दी है। डॉक्टर शांति कुमार अपने बंगले में रात्रि पाठशाला खोलते हैं, जहां वो फीस नहीं लेते। शिक्षा का कोई पूर्व निर्धारित पैटर्न भी नहीं है, कोई प्रणाली भी नहीं है। वो अपने विद्यार्थियों को महापुरुषों की जीवनियों की कहानियां सुनाकर उनमें उन जैसा बनने की प्रेरणा विकसित करते हैं। प्रेमचंद कहते हैं, फीस बिल्कुल नहीं ली जाती थी। छोटे छोटे भोले भोले निष्कपट बालकों का कैसे स्वाभाविक विकास हो, कैसे वे साहसी, संतोषी, सेवाशील बन सकें, यही मुख्य उद्देश्य था। सौंदर्य बोध, जो मानव प्रकृति का प्रधान अंग है, कैसे दूषित वातावरण से अलग रहकर अपनी पूर्णता पाए। संघर्ष की जगह से अनुभूति का विकास कैसे हो, दोनों मित्र यही सोचते थे। उनकी शिक्षा की कोई बनी बनाई प्रणाली न थी। उद्देश्य को सामने रखकर ही वह साधनों की व्यवस्था करते थे। आदर्श महापुरुषों के चरित्र, सेवा और त्याग की कथाएं, भक्ति और प्रेम के पद, यही शिक्षा के आधार थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया है। उनके अनुसार पुस्तक हमें एक मार्ग देती है और उस मार्ग पर किस प्रकार से चलना है, ये हमें समाज सिखाता है। अपने उपन्यासों में प्रेमचंद ने उस समाज में और कौन-कौन सी समस्याएं थीं, जिनमें वैश्या समस्या, विवाह समस्या, दहेज समस्या इत्यादि पर भी विचार किया है। अपने अगले वक्तव्य में हम इन्हीं समस्याओं को लेकर गंभीरता से बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।